दोस्तों आप सबने एक कहावत सुना होगा कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे। वही हालत इस हीरो के साथ हुआ है। आखिर ये बंदा है कौन? ये बंदा नेपाल का पीएम है, यानी प्राइम मिनिस्टर। खास करके नेपाल के जेन जी आंदोलन के बाद इसको जो है नेपाल की जनता वहां पर हीरो बना दी थी। और ये एक तरीके से रैपर है, नेपाल में गाना बनाता था, देशभक्ति गाना और अन्य कई सारे गाने, जिसके कारण लोगों में, नेपाल के लोगों में काफी हद तक ये लोकप्रिय हो गया था। लेकिन ये हीरो जब से प्रधानमंत्री नेपाल का बना था, तब से भारत के मैप को लेकर के, भारत के अभिन्न हिस्सा को नेपाल का हिस्सा बनाने लगा था और नेपाल के लोगों में ये जा करके भारत के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा खड़ा करने में लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों ये हालत इसकी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। खराब इसलिए हो गई है क्योंकि नेपाल की जनता और नेपाल की इकोनॉमी इसको इसकी औकात बता दी है कि बेटा, अगर नेपाल अगर इंडिया के बदौलत चलने की कोशिश करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम उसी मसले पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नेपाल अगर इंडिया का साथ छोड़ता है या फिर इंडिया के बगैर चलने की कोशिश करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और नेपाल में एक तरीके से कहा जाए तो फिर से आंदोलन सरकार के अगेंस्ट में खड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इसका नाम है बालेन शाह और बालेन शाह वाकई में काफी ज्यादा लोकप्रिय हासिल है नेपाल में और नया नया नेपाल का प्रधानमंत्री बना है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी हद तक अंतर होता है। रियल लाइफ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ का रैपर है, वीडियो बनाता है, फिल्म प्रोड्यूस करता है और अन्य कई सारी चीजें करता है। लेकिन जब से नेपाल की सत्ता में आया है तब से इंडिया के अगेंस्ट में कई सारी बातें इसने बोली है, लेकिन नेपाल की जनता इसको इसकी औकात बता दी है। दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूँ, नेपाल फेस सेवियर केमिकल फर्टिलाइजर शॉर्टेज अमिट पीक डिमांड। यानी नेपाल के जो किसान हैं वो खादर के लिए अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, डीओपी के लिए परेशान हो रहे हैं और वो भी शॉर्टेज पीक डिमांड। यानी नेपाल में जो है खादर के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल समय अभी गुजर रहा है और अभी के समय में अप्रैल मई जून के समय में नेपाल में काफी हद तक अच्छी बारिश होती है, मौसम भी बढ़िया होता है ताकि नेपाल में किसान जो है खेती कर पाए और वहां पे अच्छे फसल लगा पाए। लेकिन डीओपी और खादर के कमी के कारण नेपाल की कृषि अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से खतरे में आ गई है। खतरे में इसलिए आ गई है, इसी के कारण मैं आपको बता दूं कि नेपाल के बालेन शाह जो है चाहता था कि इंडिया से थोड़ा बहुत डिस्टेंस मैनेज करके हम नेपाल को आगे निकालेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन इसको नहीं पता था। वहीं पर एक चीज और भी आया था दोस्तों, एक रिपोर्ट आपको ये भी पता होगा कि नेपाल इरप्ट इन प्रोटेस्ट एज एंगर माउंट अगेंस्ट बालेन शाह गवर्नमेंट ओवर टैक्स रूल करप्शन नाउ। जिस तरीके से बालेन शाह ने जीतने के बाद इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर टैक्स लगाया था कि 100 रुपए से अधिक की सामान अगर आप इंडिया से खरीदते हो नेपाली लोग तो आपको नेपाल में टैक्स देना होगा। उसका भी काफी हद तक जो है प्रदर्शन हुआ नेपाल के अंदर। तो जल्दीबाजी में बालेन प्रशासन जो है इस नियम को वापस ले लिया था। तो उसको ये भी पता चल गया कि इंडिया के अगेंस्ट में कोई फैसला ले रहे हैं तो हमारी ही जनता खुद हमको बांस कर रही है। दोस्तों इसमें सबसे अहम बात यह है कि आखिर नेपाल इतना ज्यादा फर्टिलाइजर और खादर और डीओपी के लिए इतना शॉर्टेज क्यों महसूस कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि साल 2022 से ही इंडिया नेपाल के बीच में इस बात का एग्रीमेंट है कि दोनों देश जो नेपाल का जितने भी खादर और डीओपी है भारत के रास्ते से ही बनाकर उसको भेजा जाएगा। भारत ही नेपाल को पूरे तरीके से उसकी कमी जो है पूर्ति करेगी। आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, एज ऑफ मई 2026 नेपाल हैज रिक्वेस्ट 80,000 टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, 60,000 टन यूरिया, 20,000 डीएपी फ्रॉम इंडिया वाया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G डील। दिस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एम टू रिजॉल्व द crucial supply shortage during to paddy planting season
triggered by rising global peace and shipping disruption around the वेस्ट एशिया रीजन। नेपाल के यही गवर्नमेंट प्रशासन जो बालेन शाह है वह अभी घुटनों के बल गिरकर इंडिया से इस बात का रिक्वेस्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेपाल हैज रिक्वेस्ट टू इंडिया कि भैया प्लीज आप हमको डीओपी, यूरिया और अन्य कई सारे खादरों से जुड़ी सामग्री हमें सप्लाई करिए, अन्यथा नेपाल की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। की डील्स ऑफ द फर्टिलाइजर रिक्वेस्ट, इसके क्या क्या मतलब आगे भी कौन कौन सी बातें होंगे मैं बता देता हूँ। यह मेजर शिपमेंट 94,500 टन वाज डिस्टर्बेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, वेस्ट एशिया वार क्रिएटिंग इमीडिएट शॉर्टेज फ्रॉम द जून पैडी सीजन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया नेपाल और इंडिया के बीच में डील हुई थी, और वो डील क्या था मैं आपको बता देता हूँ। द परचेज इज मेड अंडर द एक्साइटिंग 2022 G2G फ्रेमवर्क विच हैज बीन क्रूशियल फॉर मैनेजिंग नेपाल फर्टिलाइजर नीड। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी इंडिया की गवर्नमेंट जो है नेपाल को गवर्नमेंट को डायरेक्टली फर्टिलाइजर जो है सप्लाई करेगी। दोस्तों आप सभी को यह भी पता होगा कि जो लोग ताकतवर होते हैं यानी हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर, वो लोग शांत और गंभीर होते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और जो फैसले लेते हैं उसका परिणाम भी जो है सकारात्मक या फिर नकारात्मक तौर पर काफी हद तक प्रभावित होता है। लेकिन जो लोग नए नए चुटपुटिया नेता अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनके फैसले लेने की जो मैच्योरिटी होती है वो कहीं ना कहीं हद तक मतलब कांच होती है और दुर्बलता होती है, उनके प्रभाव जो है लंबे समय तक नहीं रहता है। भले ही आप लोगों में कितनी ही ज्यादा लोकप्रिय हो, अगर आप सही से फैसले नहीं ले पाते हो तो लोगों के अंदर इस बात का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वही हाल जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह के तरफ से हुआ है। बालेन शाह ने अजीब अजीबे से फैसले फरमान इंडिया के अगेंस्ट में लाना शुरू कर दिया, नेपाल के लोगों को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेपाल के लोग जो है वहां पे खुद बालेन शाह के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे, बालेन शाह को बुरा भला कहने लगे। तो यही बात मैंने आपसे शुरू में कही थी कि ऊंट जो है ज्यादा उड़ रहा था ना, तो अब वो पहाड़ के नीचे आ गया है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया के बगैर नेपाल का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों अगर आप इस रिपोर्ट को देख लिए हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं कि नेपाल का जो कृषि उद्योग है और अन्य कई सारे उद्योग वो इंडिया के बगैर पूर्ति नहीं हो सकती है, और इंडिया अगर आज चाहे तो नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वहां की नेपाल की जनता को, नेपाल के लीडरों को और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को इस बात को स्पष्ट तौर पर मान लेना चाहिए कि इंडिया के साथ मिलकर हम अगर काम करते हैं तो हमारे लोगों की, हमारे देश की और हमारी अर्थव्यवस्था की भलाई होगी, ना कि डिस्ट्रॉय होगी। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।